नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश वीरा। स्वागत है आपका ओसवाल कॉइन न्यूज चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही सुंदर ऐसी कॉइनेज के बारे में जिसे हम ग्रेको बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक, इंडो सीथियन और इंडो पार्थियन ये कॉइनेज के नाम से जानते हैं। ये कॉइनेज भारत के नॉर्थ वेस्ट प्रांत यानी कि आज का पंजाब और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बल्ब तक का, बैक्टीरिया तक का जो हिस्सा था, जो भारत का एक भाग हुआ करता था उस समय। जैसे हमने जाना, मगध ये बहुत ही पावरफुल किंगडम बन चुका था जनपदों के बाद में। और मगध में जैसे पहले हारण्य वंश था, उसके बाद में शिशुनाग वंश ने राज किया और बाद में बहुत ही शक्तिशाली ऐसे नंद वंश का शासन था। नंद वंशों के समय में भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट हुई। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, वो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था और उसने बहुत ही शक्तिशाली एकेडेमियन शासन को, जो 200 साल से ईरान के ऊपर राज करता था, उसे हराकर भारत की सीमाओं तक आ चुका था। यहाँ पर उसने भारत में छोटी मोटी कोई अलायंस की और उसका प्रसिद्ध एक युद्ध हुआ एक पर्वतीय राजा जो महान पोरस के साथ। पर पोरस के साथ में लड़ाई में जो क्षति अलेक्जेंडर के सैन्य को हुई और जो उसको नुकसान हुआ, उससे अलेक्जेंडर का सैन्य भारत में आगे बढ़ने से मना करके विद्रोह कर चुका और अलेक्जेंडर को वहीं से वापस बेबीलोन जाना पड़ा। इतने बड़े साम्राज्य के देखरेख के लिए अलेक्जेंडर ने अलग अलग जगह के प्रोविंस में गवर्नरों की नियुक्ति की थी। उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन ईरान से लेके पंजाब तक के प्रांत का जो गवर्नर था, जिसने बाद में अपने आप को राजा घोषित किया, वो सेल्यूकस निकेटर के पास था। सेल्यूकस निकेटर के पास बहुत ही बड़ा प्रदेश उसके आधिपत्य में था। नंद के अंतिम सम्राट महापद्मनंद या धनानंद, इसको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की मगध में स्थापना करी। चंद्रगुप्त एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पराक्रमी राजा था और उनको चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री का, महान विचक्षण बुद्धिमान व्यक्ति का साथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में सेल्यूकस निकेटर का एक वॉर अलायंस हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को बैक्ट्रिया, मतलब आज का बल्ब जो अफगानिस्तान में है, तक का सारा प्रदेश चंद्रगुप्त को देना पड़ा। मेघे उसकी लड़की, उसकी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया, जो हेलेना के नाम से मशहूर थी। और ग्रीक और इंडियन ये पॉलिटिकल अलायंस के तहत ग्रीक एल्ची, एम्बेसडर मेगास्थनीस, ये पाटलिपुत्र में आके कुछ साल रहा। ऐसा होने से ग्रीस और भारत के बीच में डायरेक्ट एक रिलेशन स्थापित हुए। मौर्य वंश जब डिक्लाइन हुआ, मौर्य वंश जब इतना मजबूत नहीं रहा, तब जो बैक्ट्रिया का प्रांत था, वहाँ के जो ग्रीक गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया और डेमेट्रियस ने सबसे पहले वहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया, जिसको बैक्ट्रियन कॉइन डेमेट्रियस के मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये इसका गोल्ड स्टेटर है डेमेट्रियस का। उसके बाद में कई अलग अलग यूथेडेमस, यूक्लिटाइडिस, ऐसे जिसके सिक्के आप देख रहे हैं, वो बैक्ट्रियन किंग हुए। वो बैक्ट्रियन कॉइन किंग्स ने धीरे धीरे ईस्ट में आना शुरू किया और यहाँ पे अफगानिस्तान, कंधार से लेके अपने पाकिस्तान के कुछ भाग और पंजाब में जो नई किंगडम जो उन्होंने एस्टैब्लिश की, जिसे हम इंडो ग्रीक किंगडम के नाम से जानते हैं। इंडो ग्रीक किंगडम में करीब करीब 30 राजा
30 किंग्स हुए। इसमें बहुत ही कम राजाओं का हमको और कोई जगह पे साहित्य में या और कई जगह पे उल्लेख मिलता है। बाकी सारे राजा हमें सिर्फ उनकी कॉइनेज के हिसाब से ही नोन है। ये जो इंडो ग्रीक किंगडम थी, इसे हम हिंदुस्तान में, भारत में यवन राज के नाम से जानते थे, जिसमें के बहुत प्रसिद्ध किंग मिनेंडर, एपोलोडोटस, ज़ोइलस, स्ट्रेटो, एंटियोकिदास और अगाथोक्लोस, हिप्पोस्ट्रेटस, कई राजा हुए। इसमें से हमें मिनेंडर का एक साहित्यिक उल्लेख मिलता है। मिनेंडर बौद्ध धर्मगुरु नागसेन के पास अपनी धर्म चर्चा के लिए गया था और उसने उसको जो प्रश्न थे, वो प्रश्न का एक ग्रंथ है जिसे मिलिंद पन्हा, बौद्ध धर्म ग्रंथ एक है मिलिंद पन्हा, मिलिंद के प्रश्न, वो प्रसिद्ध है। तो मिनेंडर का हमें भारतीय साहित्य में भी उल्लेख मिलता है, पर बाकी सारे किंग हमको, बहुत ज़्यादा किंग सिर्फ कॉइनेज की वजह से ही हमको मालूम पड़ते हैं। इंडो ग्रीक का अंतिम राजा हर्मायूस हुआ और उस समय इतना पॉलिटिकल टर्मोइल था जिसे थोड़े समय में मुझे समझाना मुश्किल है, लेकिन चाइना से यूची ट्राइब, वो एक सेंट्रल इंडिया से अपने अफगानिस्तान और इस तरफ आ रही थी। ईरान की तरफ से सब इंडो सीथियन आ रहे थे, इंडो पार्थियन आ रहे थे। तो उस समय पे, जैसे मैंने बताया, अंतिम सम्राट, अंतिम राजा इंडो ग्रीक का हर्मायूस था। उसके बाद में उसके समांतर ही कुछ जगह पे इंडो सीथियन राजा माउसीस ने अपना राज्य स्थापित किया और हमको माउसीस के, एजिलिसिस, ऐसे सारे इंडो सीथियन कॉइनेज भी उस समय पे निकाले गए। इंडो सीथियन को हम हमारे भारतीय इतिहास में शक राजा के नाम से जानते हैं। शकों का राज्य उनके सत्रपों द्वारा भी चलता था, जिसमें बहुत ही फेमस एक मथुरा के सत्रप राजूमूल और वेस्टर्न इंडिया में, सौराष्ट्र में एक 30 किंग की लंबी एक राज्य 200, 250, 300 साल तक चला, जिसको हम वेस्टर्न सत्रप के नाम से जानते हैं, जिसका पहला किंग था नहपान, फिर उसमें रुद्रदामन, रुद्रसिंह, भद्रुदामन, दामदत्श्री, कई राजा हुए, जो सारे राजा की कॉइनेज हमको मिलती है और मथुरा के सत्रपों की भी कॉइनेज मिलती है। इंडो सीथियन के बाद इंडो पार्थियन, ये किंगडम की भी स्थापना नॉर्थ वेस्ट में हुई, जिसका बहुत प्रसिद्ध राजा था गोंडोफेरेस। गोंडोफेरेस द्वारा इंडो पार्थियन वंश की स्थापना हुई और उसका सिक्का आप देख रहे हैं, गोंडोफेरेस, ओकोरेसिस और कई छोटे मोटे राजा हुए जिनके सिक्के मिलते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर है। ये पूरे एरिया की, ये पूरे नॉर्थ वेस्ट प्रांत की जो 200 साल की हिस्ट्री है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। थोड़े समय में समझाना इसे बड़ा मुश्किल होता है। हमें कई लोगों की कमेंट आती है कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैं चाहता हूँ ये हमारा वीडियो कम से कम समय का बने, 12-15 मिनट, 16 मिनट से ज़्यादा नहीं। उस समय, उतने समय में सारी चीज़ बताना, क्या बताएं क्या ना बताएं, क्योंकि इतनी चीज़ अवेलेबल है हमको बताने के लिए, पर हमको थोड़े समय में बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हम कवर कर सकते हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं। उस समय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, भागवत, क्योंकि उस समय भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का इतना बड़ा प्रभाव, और क्योंकि महान मौर्य सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रसार किया, तो पूरे हिंदुस्तान में बौद्ध और जैन धर्म का काफी प्रभाव था। भागवत धर्म का पुनरुत्थान, श्रुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने जो करी, उससे शुरू हुआ। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सिक्का आप देख रहे हैं, ये अगाथोक्लोस, इंडो ग्रीक कॉइन अगाथोक्लोस का है, जिसमें आप देख रहे हैं दोनों साइड में एक ह्यूमन फिगर है, एक के हाथ में चक्र है, एक के हाथ में हल है। ये चक्रधारी है, ये भगवान श्री कृष्ण है, और ये जो हलधारी है, ये भगवान बलराम है।
ये भागवत संप्रदाय का पुनरुत्थान 1st सेंचुरी BC में शुरू हुआ। इसका एक बहुत बड़ा दूसरा उदाहरण हमें मिलता है। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ये विदिशा आया हुआ था, शुंग वंश के राजा भाग, और उसने वहां पे विदिशा में एक पिलर बनवाया था, जिस पिलर में उसने अपने आप को भगवान वासुदेव का पूजक बताया। ये वो पिलर है हेलियोडोरस का, जो बहुत ही प्रसिद्ध पेशनगर विदिशा में है। सिक्के के बारे में आज हम इतना ही बात करेंगे। ये कॉइनेज बहुत ही सुंदर और बहुत ही आर्टिस्टिक होती थी। मुख्यतः इसमें दो लिपि का उपयोग होता था, ग्रीक और खरोष्ठी। हालांकि कोई किंग ने ग्रीक और ब्राह्मी का भी उपयोग किया है। ब्राह्मी जो कि इंडियन लिपि है, और खरोष्ठी भी नॉर्थ वेस्ट में चलने वाली इंडियन लिपि थी, जिसमें राजा अपने आप को बसिलियोस, सेवियोर, मेगालॉय ऐसे विविध टाइटल से अपने आप को बोलता था, जिसका मतलब और जिसको हम संस्कृत में कहेंगे महाराजा स, प्रथदस, त्राता, ऐसे विविध टाइटल से इनकी कॉइनेज है। इस कॉइनेज में ज़्यादा करके ऑब्वर्ड्स में किंग का खुद का हेलमेट वाला या विदाउट हेलमेट का फोटो होता था, कोई आयुध के साथ में, या भाला है या कोई है, या घोड़े पे बैठा हुआ किंग है। और रिवर्स में ज़्यादा करके विक्ट्री की देवी जियस या अन्य कोई देवी का एक चिन्ह रहता था, और उसमें खरोष्ठी में लीजेंड होती थी। यही कॉपी इंडो सीथियन कॉइन में हुआ, और यही कॉपी इंडो पार्थियन कॉइन में हुआ, और इंडो ग्रीक कॉइन की कॉपी करके, मतलब उनकी प्रेरणा लेके भारत में भी कई गणों द्वारा सिक्के निकाले गए, जिसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, हर बार हम जैसे एक कोई नई स्टोरी लेके आते हैं, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमें जैन साहित्यों में से मिलती है वो बताऊंगा। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारत का बहुत अधिकांश हिस्सा मौर्य साम्राज्य में जीत के सम्मिलित कर दिया था, उनके गुरु थे श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी। चंद्रगुप्त मौर्य को, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक बार 16 अलग अलग स्वप्न आए। वो स्वप्नों का अर्थघटन पूछने के लिए वो भद्रबाहु स्वामी के पास गए। भद्रबाहु स्वामी ने उन सारे स्वप्नों का उनको अर्थघटन बताया, जिसमें से एक ये था कि अभी मगध में एक 12 साल का भीषण अकाल पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु स्वामी के साथ अपने राज्य की धुरा उसने सम्राट बिंदुसार को सौंप के भद्रबाहु स्वामी के साथ कर्नाटक साउथ में गए, और उन्होंने वहां पे जैन दीक्षा का अंगीकार किया। और अंतिम समय जब उनका आया, तब उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार संलेक्षणा लेके अपने देह का त्याग किया। आज भी उस पहाड़ी पे जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी तपस्या करी थी, उसे चंद्रगिरी पहाड़ के नाम से जानते हैं। और ये जो गुफा है, इसे चंद्रगिरी गुफा कहते हैं। यहाँ पे अभी एक मॉडर्न टेम्पल है, इसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु स्वामी की भी एक प्रतिमा है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें जैन साहित्यों में से मिलती है। धन्यवाद। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर से हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें
आपके कोई भी कमेंट हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। यदि आप चाहें कि हमको कोई और विषय कवर करना चाहिए, आप जरूर से हमको लिख भेजिए, या आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भी हमको कमेंट में लिख के भेजिए। जरूर से सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम भारत के और नए सिक्कों के बारे में आपको जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।